Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of November 2021. तो 2 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, हमने जो अभी नया कोर्स स्टार्ट किया जिसमें कि हम करंट अफेयर्स का साल भर का प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर्स का साल भर का मेंस के लिए भी कराएंगे। जैसे प्रीलिम्स हो जाएगा आपका, मेंस 365 भी उसमें कवर्ड रहेगा, प्लस उसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर इंक्लूडेड हैं और ऐसे राइटिंग के लिए 10 वीडियोस इंक्लूडेड हैं। अगर वो आपको प्लान अच्छा लगता है, कॉम्बो प्लान है वो, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एंड नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने एक चेंज किया है। मैं आज आपको पूरी न्यूज़ पढ़ा दूंगा, उसके बाद आज के ही न्यूज़पेपर के हिसाब से मैंने वो 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। दिस वाज अ सजेशन गिवन टू मी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली हु गेव द सजेशन, बट दैट इज एक्चुअली वेरी गुड सजेशन। जो भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं अपन उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे एंड आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएँ, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहले आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है बेसिक के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज़ दिस बेसिक ग्रुप? बेसिक ग्रुप एक्चुअली 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। बेसिक के अंदर 4 कंट्रीज़ आती हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। दूसरी चीज़, ये बेसिक ग्रुप जो फॉर्म हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विच वाज डन ऑन 28 नवंबर 2009। 2009 में 28 नवंबर को एग्रीमेंट किया गया था इन 4 कंट्रीज़ के बीच में। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनका ग्रुप है ये, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुपिंग का? So they are basically the signatory nations. They have broadly common position on reducing the greenhouse gas emissions. तो एक्चुअली में जो बेसिक ग्रुप भी है ना, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए काम करता है और उसके लिए फंडिंग भी करते हैं। दे ऑल्सो वांट द फाइट अगेंस्ट दिस क्लाइमेट चेंज। अब अलग बात है कि चाइना जो ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमिटर है, अगर आप एमिटर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा चाइना ही है, लेकिन ठीक है, फाइट करने के नाम पे तो वो बोलता ही है कि बेसिक के अंतर्गत वो फाइट करते हैं, ठीक है ना। दैट्स द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि द बेसिक ग्रुप wields कंसिडरेबल हेफ्ट प्योरली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमीज एंड पॉपुलेशन ऑफ द नंबर। अब ये ग्रुप मैटर क्यों करता है? ये ग्रुप मैटर इसलिए करता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये ग्रुप ऑलरेडी बहुत साइजेबल नंबर ऑफ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इस ग्रुप की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना की बात करें, दे हैव 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, है ना। सो थोड़ा सा अगर शोर हो रहा होगा बीच में, हल्की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो दैट इज़ बिकॉज आई एम इन अ ट्रेन राइट नाउ, सो पार्डन मी फॉर दैट। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जस्ट यू शुड जस्ट कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, है ना, तो आपको बहुत ईजिली सबको समझ में आएगा। Now, BASIC is one of the several groups of nation working together to fight the climate change. एक्चुअली में अगर आप बेसिक ग्रुप का जो वो देखेंगे, रेलिवेंस देखेंगे, वो क्लाइमेट चेंज से ही पाएंगे। तो अगर कभी यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देता है कि जो मेन रीज़न है या बेसिक का मेन नीशे है या फंक्शनल उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंस आएगा वो आपका इसी रिगार्डिंग आएगा, क्लाइमेट चेंज की फाइट के रिगार्डिंग ही रहेगा। सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नीड ऑफ द ग्रुपिंग, ऑब्वियसली बात है, पेरिस क्लाइमेट डील के बाद ये डिसाइड किया गया था कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, और वही चीज़ है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इसके लिए ग्रुप्स को साथ आना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज़ द थिंग वाई इट इज़ रेलिवेंट इन नाउअडेज टाइम, ठीक है ना, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक ग्रुप। आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत कंट्रीज़ के नाम याद रखने, दैट इज़ द थिंग विच यू कैन डू। अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट दैट हैज़ हैपेंड। और अभी तक हम लोग बोल रहे थे ना कि हमको नहीं बोलना चाहिए कि कार्बन न्यूट्रल हमको कब होना है कब नहीं होना है। नाउ प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे जाकर के वहाँ कसम खा ली है, माँ कसम खा के आ गए हैं कि इस बार हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ COP26 में, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। COP26 कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में हो रहा है ना। ग्लासगो कहाँ पर है? यूके यानी कि स्कॉटलैंड आप बोल सकते हैं, वहाँ पर ये लाई करता है। अब ये क्या क्या वादा करके आ गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रलिटी का बोल दिया कि बाय 2070 वी विल बी अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। कार्बन न्यूट्रल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? एक होता है कार्बन एमिशन, ठीक है ना, और एक होता है कार्बन सिंक।
तो एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। जब सोर्स इक्वल्स टू सिंक हो जाए, या फिर जब सिंक इज ग्रेटर देन सोर्स हो जाए, ठीक है ना, दोनों चीज़ों में कार्बन न्यूट्रलिटी की कंडीशन होती है, मतलब दोनों कंडीशन ऐसी जो हम फेवर करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट। ओके, तो एमिशन जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, सिंक के कंपैरिजन में। सोर्स शुड नॉट बी मोर देन द सिंक। सो दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड इसी को हम कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। वही अचीव करने के लिए हमने 2070 तक का समय मांग लिया, दैट वी विल अचीव द नेट जीरो बाय 2070। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें कहीं, जैसे कि बाय 2030 इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। हमने क्या बोला कि 2030 तक 50% जो हमारी एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से रहेगी। एंड इसके अलावा हमने ये भी कमिट किया है कि बाय 2030 हम अपने कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक और कम कर देंगे, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर कि बाय 2030 वी विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, ठीक है ना। तो ये अलग से किया है। तभी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल। दूसरी चीज़ हमने देखी कि 50% जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, हमने कहा है कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे शेयर 50%। तीसरा हमने कहा है कि 1 बिलियन टन से हम रिड्यूस कर देंगे अपने कार्बन एमिशन को बाय 2030। एंड इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ जीडीपी वो हम 45 से ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है ना। द इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन 45%। तो ये कुछ वादा है जो हमने किया है द COP26 इन द स्कॉटलैंड। अलग एक और चीज़ हमने कही है कि वी विल इंस्टॉल 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब आप सबको याद होगा कि इंडिया में जो अभी रिसेंटली हमने बनाया था अपना टारगेट, वो था 450 गीगावाट्स का। ओके, वी मेड द टारगेट ऑफ 450 गीगावाट्स, बट नाउ इन द COP26 जब वो स्कॉटलैंड में गए तो उन्होंने कहा है कि वी विल इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड इट इज़ अ इंक्रीज ऑफ 50 गीगावाट्स। तो जो हमने टारगेट बनाया था इंडिया में, मतलब 450 गीगावाट्स का, उससे 50 गीगावाट ज़्यादा का टारगेट है। सो दीज आर द थिंग्स विच इंडिया सेड इन द COP26, जो इम्पॉर्टेंट हमारे डिसीजंस थे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ही एडेड दैट इन द स्पिरिट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑट टू बी प्रोवाइडिंग एटलीस्ट $1 ट्रिलियन इन द क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है ना। दैट इज द बिग थिंग। इंडिया ने हमेशा से कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो पहली चीज़ तो उनको जो उनका फाइनेंस है, डेवलपिंग कंट्रीज का फाइनेंस उनको करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, बोथ थिंग्स मस्ट बी डन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ना ही वो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही वो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करोगे तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने क्लाइमेट एमिशंस को नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कम करें? आप उनको कह रहे हो कि आप पुराना भी मत यूज़ करो और आप उनको नया भी नहीं दे रहे हो। सो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शन कर रही हैं। दिस इज द थिंग विच वी अंडरस्टैंड। दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट कंप्लीट बैन ऑन द फायर क्रैकर्स इज नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स कई पिटीशंस में मांगा गया है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन लिमिट दोज फायर क्रैकर्स विच आर यूजिंग केमिकल्स। अब जो हार्मफुल केमिकल्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला कि जैसे लिथियम का यूज़ करते हैं कुछ फायर क्रैकर्स आपके बैरियम का यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, है ना, इनसे हेल्थ को नुकसान पहुंचती है। दैट दीज ऑल थिंग्स हैपन। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हाँ इन केमिकल्स का यूज़ रोक सकते हो, हार्मफुल कार्सिनोजेनिक केमिकल्स को रोक सकते हो, लेकिन आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द आर्टिकल 25 एंड 26 जो भी आपका रिलीजियस वो बिलीव्स वाले आर्टिकल है उनको भी आपको उसमें रखना पड़ेगा ना। तो आप इस तरीके से बैन नहीं लगा सकते, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, लेकिन आप उन केमिकल्स पे ज़रूर लगा सकते हो। ग्रीन क्रैकर्स को आप प्रमोट कर सकते हो। ग्रीन क्रैकर्स पहले भी आएंगे, ऐसे क्रैकर्स जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ ना हुआ हो वो ग्रीन क्रैकर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद एडिटोरियल पार्ट पे आ जाएंगे। न्यूज़ है साइन ऑफ ऑन पेरिस रूल बुक। अब बेसिक ग्रुप जो हमने ऊपर फ्रंट पेज में पढ़ा था, बेसिक 4 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना का ग्रुप, उसने कहा है कि आप पेरिस रूल बुक को साइन ऑफ करो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ है, देखो 26th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, ठीक है, COP26 हो रहा है। यहाँ पे बेसिक ग्रुप जिनमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना है, उन्होंने कहा है कि व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड साइन ऑफ अ रूल बुक नाउ।
तो रूल बुक है क्या? रूल बुक है बेसिकली जो कि यहाँ पे लिखा है, पेरिस एग्रीमेंट ने क्या ले डाउन किया था? इट लेड आउट द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एक्शन। उसने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल एक्शन जो है वो अलाइन करेंगे। रूल बुक what it will do is that rule book will set this agreement in motion by laying out the tools and processes to enable it। ठीक है ना? देखो क्या है, पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, उसकी प्रैक्टिकलिटी या उसका एप्लीकेशन या किस तरीके से उसको मतलब कैरी आउट किया जाएगा वो सारा उसकी रूल बुक में है। ठीक है ना? दैट इज़ इन द रूल बुक। वो बताएगा कि किस तरीके से आपको रिसोर्सेज का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको टूल्स का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको प्रोसेसेस अलाइन करनी है। सो एक्चुअली रूल बुक इज़ बेसिकली सेटिंग इन मोशन व्हाट द पेरिस क्लाइमेट डील सेज। ठीक है ना? तो रूल बुक क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट सेट्स इन मोशन द थ्योरी दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पेरिस क्लाइमेट डील। तो पेरिस क्लाइमेट डील में जो थ्योरी है उसको मोशन में लाने के लिए आपकी रूल बुक काम करेगी। सो इसलिए जो बेसिक कंट्रीज है उनका कहना है भैया यू हैव टू साइन ऑफ द रूल बुक नाउ। कंट्रीज हैड agreed to develop and finalize the Paris rule book at COP24 in पोलैंड। 2018 में रूल बुक बनाने के बाद COP24 में की गई थी। यहाँ पे देखो लिखा भी है कंट्रीज ने एग्री किया था टू डेवलप एंड फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक एट COP24 इन पोलैंड 2018 एंड उसी को फुल इम्प्लीमेंट देना चाहिए। उसमें दो फैक्टर्स का जरूर ध्यान देना है। इंडिया ने बेसिक कंट्रीज ने भी कहा है कि जो CBDR है यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा दैट मस्ट बी फॉलोड। उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो CBDR आपको शन नहीं करना है, आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने जैसा बताया कि फाइनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और टेक्नोलॉजी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। So both responsibilities must be taken from your end. This is what the countries expect from that rule book. उस रूल बुक से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, that is the thing. आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी अगेन। NCSC टू प्रोब द वानखेड़ेज कंप्लेंट। अब यहाँ पे NCSC के बारे में देख लेते हैं। NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले आपको याद रखना है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। ठीक है ना? तो NCSC क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि किसके लिए काम करती है? फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। आर्टिकल 338 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है इस कमीशन के साथ। NCSC कमीशन के साथ डील करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338 है। एंड इसने जो आर्टिकल 338 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? It provides for a national commission for scheduled caste and scheduled tribes with duties to investigate and monitor all matters relating to safeguard them। मतलब कि जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू SC/ST उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन मैटर्स को देखने के लिए, उनके स्टेटस को जानने के लिए NCSC को बनाया गया था। और NCSC और NCST दो बॉडीज़ हैं। NCSC और NCST दो बॉडीज़ हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर उसके बाद 338 के अंदर ही इस पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाया गया है ना। रिसेंटली उसको भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। ये आप सबको पता होगा। देखो सबसे पहले क्या था ना कि एक स्पेशल ऑफिसर था। देयर वाज अर्लियर एन स्पेशल ऑफिसर जिसको कि अपॉइंट किया जाता था आर्टिकल 338 के अंतर्गत। ठीक है ना? एंड द स्पेशल ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसको कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते थे। फिर इसके बाद आया 65th अमेंडमेंट। 1990 में 65th अमेंडमेंट आया और 1990 का 65th अमेंडमेंट उसने अमेंड किया आर्टिकल 338 को। ठीक है ना? याद रखेगा, उसने आर्टिकल 338 को अमेंड किया। और फिर आया 89th अमेंडमेंट 2003 का। 89th अमेंडमेंट आया जब 2003 में, उसने क्या किया, जो अर्स्टवाइल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था उसको रिप्लेस करके दो सेपरेट कमीशन बना दिए 2004 में। ईयर 2004 में दो सेपरेट कमीशन बना दिए जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना है ना, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना आर्टिकल 338A के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अलग मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द वारंट एंड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। याद रखेगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। पार्डन में अगर आपको थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे तो पार्डन में फॉर दैट, है ना। ठीक है ना, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी।
यहाँ पे है रेस्क्यू गाइड लॉन्च्ड फॉर गैंजीज रिवर डॉल्फिन। तो यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उसने रिलीज़ की है एक गाइड बुक। उसने एक गाइड बुक रिलीज़ की है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। किसने रिलीज़ की है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है गाइड बुक फॉर द रिलीज एंड रेस्क्यू ऑफ द स्ट्रैंडेड गैंजीज रिवर डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए एक रेस्क्यू रिलीज़ के लिए एक गाइड बुक रिलीज़ की गई है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेगा, फर्स्ट थिंग। अब इसको प्रिपेयर किया किसने किया है? इसको प्रिपेयर किया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, ठीक है ना। याद रखेगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इसको लॉन्च किसने किया है? टर्टल सर्वाइवल अलायंस ने लॉन्च किया है। और दिस इज़ द गाइड बुक फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड ये आप याद रख सकते हैं। और इसको IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट के अंतर्गत इंडेंजर्ड रखा गया है। द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन केप्ट एज इंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके शेड्यूल 1 में आता है ये एंड अपेंडिक्स 1 में आता है अगर साइट्स की बात करें तो, ठीक है ना। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो आपका शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, और अपेंडिक्स 1 में आता है अंडर द साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो इंडेंजर्ड याद रखेगा IUCN, इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसका शेड्यूल 1 याद रखेगा, अपेंडिक्स 1 याद रखेगा साइट्स का। अब इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है दैट इज़ नियरली 4000, आप याद रख सकते हैं। दीज आर गैंगेटिक डॉल्फिन्स। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड दे आर वल्नरेबल टू बी हार्म्ड बाय द पीपल। दे आर एंथ्रोपोजेनिक, मतलब रीजंस हैं कि जो इनके सर्वाइवल में अगेंस्ट रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऊपर मैंने आपको टर्टल सर्वाइवल अलायंस बताया था, उसके लिए थोड़ा लिख लो आप लोग अलग से अबाउट टर्टल सर्वाइवल अलायंस। ये बना था 2001 में। टर्टल सर्वाइवल अलायंस बना था 2001 में एज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि IUCN की पार्टनरशिप से बना था। 2001 में बनाया गया था टर्टल सर्वाइवल अलायंस, चूँकि टर्टल्स, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस के कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। 2001 में इसको जो टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस हैं उनके कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, याद रखेगा। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनका मिशन है बेसिकली जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन इन द 21st सेंचुरी। इनका मिशन क्या है? जीरो टर्टल एक्सटिंक्शन बाय 21st सेंचुरी। 2001 में ये बना था एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड एशियन टर्टल्स की पॉपुलेशन बहुत ड्विंडल कर रही थी, तब इसको बनाया गया था, ठीक है ना। टर्टल्स की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा ड्विंडल कर रही थी, तब इसको बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे क्राउड कंट्रोल है, डॉल्फिन कैप्चर है फ्रॉम कैनल्स एंड हैंडलिंग, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज आर पार्ट ऑफ द गाइड। इस गाइड में क्या क्या दिए गए हैं कि किस तरीके से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे फॉर क्राउड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? डॉल्फिन्स को आप कैप्चर करके फ्रॉम कैनल्स एंड हैंडलिंग, उसका फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, उसको रिलीज़ कैसे करोगे दोबारा से वाटर बॉडी में। ये सारे जो चीज़ें हैं, इनकी हैंडलिंग, इनका ट्रांसपोर्ट, इनका शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारी चीज़ें उस गाइड बुक का पार्ट है, ठीक है ना। अब ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन गैंगेटिक, ये हमने बात की गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स की बात की। दे आर फाउंड थ्रू आउट द गैंजीज, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम। तो कौन कौन सी रिवर सिस्टम का ये हिस्सा है? गैंजीज, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम, ठीक है ना। कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम नेपाल का सिस्टम है, याद रखिएगा। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश वाला पार्ट ये ट्रायो फॉर्म करता है। ये जितनी भी रिवर्स हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश वाला ट्रायो वाला सिस्टम है, वहाँ का पार्ट है। गैंजीज रिवर डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। याद रखिएगा। कल मैंने इंडस की डॉल्फिन के बारे में बताया था। इंडस की डॉल्फिन का नाम क्या था आप मुझे बताएंगे। दैट इज यू विल टेल मी द नेम। कल ही मैंने आपको न्यूज़ में बताया था। प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इट इज़ गिवन अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एक्वेटिक सिस्टम। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो एक्वेटिक सिस्टम की हेल्थ को भी बताती है कि अगर इनके नंबर्स हैं, मतलब कि
वहाँ का पानी अच्छा होगा, एक्वेटिक सिस्टम की हेल्थ अच्छी होगी। अगर इनकी नंबर नहीं है तो मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे PMI के बारे में आया है, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में आया है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में अगर आपको बताऊँ कि ये इंडिकेटर आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में काम आता है। मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, बल्कि सर्विसेज के लिए भी है। प्रोडक्ट्स के लिए तो है ही, गुड्स के लिए है, लेकिन सर्विसेज के लिए भी है। कैलकुलेट कैसे करते हैं PMI को? सर्वे किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जगहों से रिस्पॉन्स लिया जाता है, सर्वे किया जाता है। उसके बाद कई वेरिएबल्स होते हैं, बिजनेस वेरिएबल, सर्विस वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड मंथली कैलकुलेशन जैसे PMI का करते हैं हम लोग, अगर 50 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, इफ़ द वैल्यू इज़ मोर देन 50, मतलब कि एक्सपेंशन हुआ है, और अगर वैल्यू 50 से कम है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सपोज करो कि पिछले मंथ की वैल्यू जो थी वो 52 थी और इस मंथ 54 है, इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ है। और अगर मान लो पिछले मंथ वैल्यू 51 थी और इस महीने वैल्यू 49 है, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब कि आपका कम हुआ है। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रख सकते हैं। PMI निकालने के लिए वैसे बहुत तीन अलग अलग सर्वे होते हैं। अगर आप डिटेल में जब जाएंगे ना, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसके 3 अलग अलग सर्वे होते हैं। तो हम उस डिटेल में भी इंटर नहीं करेंगे, दैट इज़ द थिंग। और इसको निक्की ग्रुप है ना, IHS मार्केट ग्रुप है, ये अलग अलग कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इसमें मतलब उसमें करते हैं, जो तो आप याद रख सकते हैं। सो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में तो ये था। आगे हम मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट्स पे आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है कश्मीर फ्रेजिलिटी हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स रीजंस। अब इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग क्या करो, एक हेडिंग डालो जैसे कश्मीर फ्रेजिलिटी रीजंस, मतलब कि कश्मीर क्यों फ्रेजाइल है, उसके रीजंस क्या क्या है। इसमें 2 मेन रीज़न जो ऑथर ने डिस्कस किए हैं। पहला है द पाकिस्तान एंगल। पाकिस्तान एंगल क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। द कश्मीर एंगल, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, ऑब्वियस सी बात है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है हमारा, उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। सो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं वो जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो सिस्टम है उससे लिंक्ड है, और कहीं ना कहीं वो यहाँ की फ्रेजिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे ऑथर ने बोला है वो है चाइनीज़ फैक्टर। चाइनीज़ फैक्टर क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो चेकबुक डिप्लोमेसी खेल रहा है, और उसने ये चेकबुक डिप्लोमेसी ना केवल ईरान के साथ खेल ली, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी खेल ली, अफगानिस्तान के साथ भी खेल ली, और ये सारी कंट्रीज अब चाइना के कहीं ना कहीं डेट में आ गए हैं। चाइना चाहता है कि खुद को एशियन हेजेमोनिक पावर के रूप में सेटअप कर ले, और बाकी कंट्रीज जो है वो हायरार्की में नीचे आने लगे। इसलिए चाइना भी जो एक ऐसी पार्टी है जो कि कश्मीर की फ्रेजिलिटी से फ़ायदा उठा सकता है। सो दीज आर द 2 मेजर रीजंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्रेजिलिटी ऑफ द कश्मीर। एंड यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे मेंशन भी की है। ऑथर ने सोल्यूशन ये दिया है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने इंटेलिजेंस को क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा रोल है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस बॉडीज़ हैं जैसे कि RNAW है, इसके अलावा IB है, ये सारे जो है बॉडीज़, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस बॉडीज़ हैं, इनको बहुत अच्छे से क्रिटिकल इंटेलिजेंस गैदर करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर कई बार देखा गया है एंड उसका कई बार भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल भी दिया कि एक मिस कैलकुलेशन हो गई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था सद्दाम हुसैन के केस में, और उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। आप सब ने देखा होगा कि इराक का क्या हाल हुआ है, आज इराक में कुछ भी नहीं बचा है। तो ऑथर ने कहा है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज है, IB है, रॉ है, इनको बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, और इनके जो एजेंट्स हैं उनको भी अच्छे से मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है ना। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा नहीं था, बट 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखें जो मैंने आपको बताए। लास्ट में यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट। इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट करके एक टर्म होता है, ऑथर ने बोला है कि क्या होता है कि कई बार हम अवॉइड करते हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, चैलेंजिंग एजम्पशंस होते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रही है, अब आप उसको सॉल्व करने के बजाय उसको अवॉइड करना शुरू कर दो, तो सेम इज़ डन बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो। कई बार वो जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, दे ट्राई टू मतलब उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं और दूसरी तरफ एडजस्ट करके काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट। ठीक है ना। ये डेंजर है, ये डेंजरस होता है, और यही चीज़ ऑथर ने कहा है कि ये डेंजरस सिचुएशन है। इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि समटाइम्स द क्वेश्चन यू आर अवॉइडिंग इज माइट दैट कम इन द एग्जामिनेशन। कई बार आप जिस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं वो एग्जाम में आ जाता है, एंड आपने उसको नहीं पढ़ा कि चलो ठीक है, ये मान के कि चलो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बनता मुझसे नहीं है लेकिन ये आएगा नहीं। अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? सो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑथर ने कहा है कि हमको ये अवॉइड नहीं करना है, हमको इसके साथ डील करना है।
ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द डीप वाटर क्राइसिस इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑथर ने वाटर क्राइसिस के बारे में बताया कि इंडिया में वाटर क्राइसिस की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको 2-3 केस स्टडीज़ बताऊंगा। आप इसका जब लिखना आर्टिकल ना, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही करो। मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वही करते जाओ, अपना दिमाग अभी मत लगाना, है ना। इसमें क्या करना, वाटर क्राइसिस में 2 केस स्टडीज़ ऑथर ने यहाँ पे दी है। सबसे पहली केस स्टडी दी है ऑथर ने चेन्नई की, ठीक है ना, चेन्नई की केस स्टडी। दूसरी दी है पंजाब की केस स्टडी। दोनों के केसेस में बहुत ज़्यादा वाटर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, स्पेशली द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर जो है पूरा खाली कर दिया गया है। चेन्नई की केस स्टडी के बारे में आपको बताऊं तो चेन्नई का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, 1 महीने तक वहाँ के लोगों के यहाँ बिल्कुल पानी आया ही नहीं, वाटर सप्लाई ही नहीं आई। मतलब किसी आप सोचो ये क्या कंडीशन रही होगी। ऐसी सिटी जो कि सिचुएटेड है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ आती है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे पानी की सप्लाई 1 महीने तक लोगों के घर में नहीं आई, स्टैंड स्टिल में रही पूरी सिटी। इसके बाद ऑथर ने बोला कि कई लोगों ने इसका जो रीज़न दिया है वो रीज़न ये दिया कि भाई पानी, बारिश कम हुई थी, जो पिछला सीज़न था उसमें बारिश कम थी। ऑब्वियस सी बात है, बारिश ना होना एक रीज़न होता है, लेकिन ऑथर ने कहा कि इसके दूसरे रीज़न भी थे। दूसरा रीज़न ये था कि चेन्नई का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से किया गया कि पूरा इनक्रोज्ड लैंड में किया गया है। मतलब जो लैंड वेटलैंड्स का लैंड था, जो लैंड वेटलैंड्स के लिए था, उन सब जगह पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि वेटलैंड का सबसे बड़ा रोल क्या होता है। वेटलैंड का रोल होता है कि वो एक फोम की तरह काम करता है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, एक्सेस पानी को, और अगर आप उसको निचोड़ो तो वो एक्सेस पानी निकल भी आता है। मतलब कि वो एब्जॉर्ब भी करता है, पहले तो सोर्स बना लेता है, एंड उसके बाद उसको रिलीज भी कर सकता है जब टाइम पड़े तो। सेम उन्होंने बोला ऑथर ने कि जो एक्विफर्स थे उनका रिलीज नहीं हो, मतलब उनका फिलअप नहीं हो पाया, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया था, आपने पूरा हर जगह सीमेंट बिछा दिया है। अगर आप हर जगह सीमेंट बिछा दोगे तो पानी पेनिट्रेट कैसे करेगा, पर्कोलेट कैसे करेगा, वो एक्विफर्स को रिचार्ज कैसे करेगा। तो एक्विफर्स का जो रिचार्ज नहीं हो रहा है, इस कारण से ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन जब आप करते हो। एग्रीकल्चरली भी तमिलनाडु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरली भी तमिलनाडु बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो तो इसमें ऑब्वियस बात है वाटर स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड जो पानी है उसकी कमी तो ऑब्वियस बातें बनेगी। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पंजाब का एग्जाम्पल दिया। पंजाब में भी सेम चीज़ हुई कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो पंजाब में एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया ग्राउंड वाटर का, और अभी कहा जा रहा है कि 82% ऑफ द पंजाब लैंड एरिया हैज सीन अ डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, एंड 2050 तक ऑलरेडी कहा गया है कि अगले आने वाले 25 सालों में पंजाब विल बी रिड्यूस्ड टू अ डेजर्ट। तो ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है कि 25 सालों के अंतर्गत पंजाब विल बी रिड्यूस्ड टू अ डेजर्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अगर आप वाटर अवेलेबिलिटी के केस में देखोगे तो वो बिल्कुल डेजर्ट जैसा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसको बचने के लिए आपको एक तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जब भी आप सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको प्लानिंग करनी है इस तरीके से कि आप ग्राउंड वाटर का रिचार्ज मेंटेन होने दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को यूज़ करें। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आप किसी भी वेटलैंड का जो एरिया है उसको इनक्रोच ना करें, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे नहीं तो आप उसमें नहीं काम कर पाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसको भी ये देखना चाहिए कि सिर्फ वाटर कनेक्शन करना और 2024 तक ये माँ की कसम खा लेना कि हम सारे घरों को पानी की सप्लाई देंगे, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है ना। आपको एक बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है जिसके अंतर्गत लोग पानी का जुडिशियस यूज़ करना शुरू करें, पानी को वेस्ट ना करें, पानी का जो एफिशिएंसी है, वाटर यूज एफिशिएंसी, उसको बढ़ाएं। So these are the suggestions which have been given by the author in this article. I hope you got clarity regarding that. लास्ट जो आर्टिकल है वो है द क्रिप्टो कनेंड्रम, यानी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऑथर ने मेंशन किया है। और ऑथर ने कहा है कि जो बिटकॉइंस है उनको अभी इंडिया में बिटकॉइंस जो हैं उनको आरबीआई मॉनिटर नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आरबीआई अभी जो इंडिया में करेंसीज आ रही हैं उनमें गवर्नर का साइन आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी भी रिलीज करता है कॉइन्स, और एक दो के कॉइन्स जो हैं, लेकिन अभी बिटकॉइंस को इस तरीके से कोई रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि बिटकॉइन ऑब्वियस सी बात है पूरा डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की तरह काम करता है ना, और वहाँ पे इस तरह का कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। ऑथर ने कहा है कि यही एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट हेजिटेंट है इसको मतलब एक लीगल टेंडर मानने के लिए, ठीक है ना, हेजिटेंट है। देखो लीगल टेंडर दूसरी चीज़ होती है, मतलब वो करेंसी केस में, लेकिन लीगल है या नहीं, अगर आपसे पूछो कि क्या बिटकॉइंस इंडिया में लीगल है या नहीं, तो ऑब्वियस बात है लीगल है। मतलब आप बिटकॉइंस एक्यूमुलेट कर सकते हो, आपका जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप उससे गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं मांग सकते या उसका रेगुलेटर से सिक्योरिटी मांग। जैसे आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किया,
आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किया, अब आपका बैंक अगर आपको 1000 रुपये नहीं देता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई उठाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने कसम खाई है कि वो इनको रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने किसी ऐप में बिटकॉइन खरीद लिया और कल को वो ऐप ही बंद हो गया, तो आप जाकर के आरबीआई को फिर नहीं बोल सकते इस केस में कि भैया हमारे तो 1 लाख के बिटकॉइन थे या 2 लाख के बिटकॉइन थे। क्यों? क्योंकि आरबीआई डज नॉट कंसीडर इटसेल्फ एज द रेगुलेटर। बोलेगा हमको तो नहीं पता, हमने तो कहीं बोला ही नहीं आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए, आपने खरीद क्यों लिया था, वो आपकी गलती है, आप देखें, है ना। सो दैट इज द थिंग। तो लीगल होना अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है इसको कि अगर आपका बिटकॉइन कहीं से चला जाता है तो वो वापस करवाएंगे आप, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही कि बिटकॉइन इसलिए भी ज़्यादा इंडिया में सक्सेसफुल नहीं क्योंकि बिटकॉइन की खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पॉसिबल है, बहुत कम ही लोग हैं जो बिटकॉइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी, है ना। जैसे बीच में ये एलन मस्क ने मना कर दिया था तो बिटकॉइन की वैल्यू घट गई थी। तो ये कुछ रीजंस है कि बिटकॉइन इंडिया में अभी तक लीगल नहीं आ चुके हुए हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकालेगा जो कि वो रेगुलेट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट के पास अगर डेफिसिट आता है तो नोट छाप सकते हैं, वो अपना डेफिसिट कम कर सकते हैं, मोनेटाइज कर लेंगे खुद को। लेकिन बिटकॉइन के केस में तो इसे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, तो उनका कंट्रोल बहुत मुश्किल है कि ये बना पाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट मतलब इसको कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। और इसके अलावा ऑथर नहीं है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ प्रॉब्लम है। रिसेंटली चाइना ने भी पूरे के पूरे बिटकॉइंस को बंद कर दिया है ना। तो चाइना ने भी किया है ये चीज़ें। सो ऐसा नहीं कि हम एकमात्र कंट्री है जो बिटकॉइन के अगेंस्ट है या ऐसा लेकर डेमोनाइज कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है, तो हमको थोड़ा वेट करके देखना चाहिए। और एक किताब का नाम है, फ्रेडरिक हायेक की किताब है, द डी नेशनलाइजेशन ऑफ मनी। फ्रेडरिक हायेक की किताब है, डी नेशनलाइजेशन ऑफ मनी, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। सो दैट इज इट। अब आज का जो न्यूज़ एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने जो सुना है आप तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज गारंटी। आप आंसर खुद करिएगा, है ना। देखते हैं ये मेथड आपको कैसा लगा। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग COP26 आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ प्रॉमिस्ड टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2075। दूसरा स्टेटमेंट है, बाय 2030 50% ऑफ एनर्जी विल बी सोर्स्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया प्रॉमिस्ड दैट इट विल जनरेट 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 1 and 2, 2 and 3, 2 only या नन ऑफ द अबव। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इनमें से कौन निकालता है, ठीक है ना। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इनमें से कौन निकालता है। ऑप्शन आर, ए सेंट्रल वाटर कमीशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सी नीति आयोग या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कौन से स्टेटमेंट्स बिटकॉइन के रिगार्डिंग सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिटकॉइंस आर लीगल इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ बिटकॉइंस, ठीक है ना। तो आपको बताने इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या नन। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।